ओके, लेट्स स्टार्ट जी। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन, जो कि हम कल से इसको स्टार्ट किया हुआ है, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको क्वेश्चन बैंक भेजा गया है, और ये जो जिस बुक से लिया गया है वो किस्सो एंड वेगेंट उस बुक से लिया गया है, अमेरिकन बेस्ड बुक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। The following facts relate to Jankin Corporation. First of all, deferred tax liability, January 1st, 2014, $60,000. Deferred tax asset, January 1st, 2014, $20,000. Third information, taxable income for 2014 is 1,05,000. Cumulative temporary difference at December 31st, 2014, giving rise to future taxable amounts 230,000. Cumulative temporary difference at December 31st, 2014, giving rise to future deductible amounts 95,000. Tax rate for all the years 40%. No permanent differences exist. The company is expected to operate profitably in the future. Instructions: compute the amount of pre-tax financial income for 2014. Prepare journal entry to record income tax expense, deferred income taxes, and income taxes payable for 2014. Prepare the income tax expense section of the income statement for 2014, beginning with the line income before income taxes. And last one, compute the effective tax rate for 2014. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अबाउट कंसेप्ट्स के क्या हम टैक्सेशन के साथ करते हैं अकाउंटिंग जब हम इसकी कर रहे होते हैं अकाउंट फॉर टैक्सेशन के मैटर्स को। तो इसमें ये है कि कल भी हमने ये बात की थी कि अकाउंटिंग के थ्रू जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग गाइडलाइंस के थ्रू, तो ये मैं थोड़ा सा इधर आपको लिख लेता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जब पब्लिश करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, तो नॉर्मली उनको जब बनाया जाता है तो कीपिंग इन व्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो उस कंट्री के साथ रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। और ये बनाई जाती है नॉर्मली इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है, ATC भी लिख लेता हूँ। और ये बेस्ड ऑन होती है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, यानी एक्रूवल बेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। और जो हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऐसा समझ लें, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा एक तो पब्लिश करने के लिए, एक और सेट ऑफ अकाउंट्स भी वो बनाएगा फॉर टैक्स पर्पसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है। और नॉर्मली टैक्स पर्पस के लिए जो बनाई जाती हैं चीज़ें, एक तो वो टैक्स लॉस के थ्रू, यानी टैक्स लॉस को सामने रखते हुए, जैसे यूएस में IRS है और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो FBR है, ठीक है। इनके जो अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशंस बने होंगे, टैक्स कोड्स बने हुए होंगे कि किस तरीके से आपने बिजनेस के अंदर जो बिजनेस की इनकम्स हैं और बिजनेस की जो एक्सपेंसेस हैं किस तरीके से उनको टैक्स के लिए कंसीडर करना है, ठीक है। ओके, अच्छा, और उसके बाद ये किसके लिए बनाई जाती है नॉर्मली, तो हम ये बात करें, ये पब्लिश नहीं होती बल्कि टैक्स अथॉरिटीज के लिए बनाई जाती है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। और इसके लिए जो मेथड जनरली फॉलो किया जाता है वो कैश बेसिस फॉलो किया जाता है। ओके, अब इन दो स्टेटमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बल्कि होते हैं नॉर्मली। और जो दो बातें हैं जिनमें डिफरेंस पाया जाता है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना होगा एंड इनकम टैक्स पेएबल कितना होगा, एंड इनकम टैक्स पेएबल कितना होगा, इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जनरली ये पाया जाता है डिफरेंस, ठीक है। ओके, अब इस डिफरेंस जो है ना इन दोनों में क्यों पाया जाता है, ये मैं इसकी रीजन लिख लूँ यहाँ पे।
ये थोड़ा सा रिकैप भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं. ड्यू टू recording of assets and liabilities. ठीक है, नंबर 1. और इसका क्या मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का? वो ये है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यू होती है वो हम अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, यानी एक उसकी अकाउंटिंग बेस हो गई, इस तरह से हम उसको कह लेते हैं. अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक उसकी वैल्यू एसेट और लायबिलिटी की कुछ और हो सकती है. इसको अकाउंटिंग बेस भी कहते हैं और इसको बुक बेस भी कहते हैं. और दूसरा होता है टैक्स बेस, यानी एसेट और जो लायबिलिटीज है टैक्स के रूल्स के मुताबिक उनकी वैल्यू जो है वो क्या है. देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो क्या है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वैल्यू क्या है. अब इन दोनों में जब डिफरेंस पाया जाता है, अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक कुछ और है और टैक्स के रूल्स के मुताबिक कुछ और है, तो यहाँ इन दोनों में इस ओपिनियन पे क्या है, डिफरेंस पाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन पे. ठीक है, इस डिफरेंस को हम दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर देते हैं, बल्कि दो हिस्सों की बजाय एक ही इसमें हम कर लेते हैं, ताकि आपको फर्दर परमानेंट डिफरेंसेस में बाद में समझाऊंगा. डिफरेंस जनरली जो पाया जाता है वो ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंसेस. डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी डिफरेंसेस. ठीक है, और ये इन दोनों में जो अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस में एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने का जो डिफरेंस होता है उसको हम एक तो नाम देते हैं टेम्परेरी डिफरेंस का, और ये बेसिकली क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस होती है. इस वजह से इनके आंसर्स जो है दोनों के डिफरेंट आते हैं. टाइमिंग डिफरेंस यानी एक्चुअली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता. इन लॉन्गर टर्म अगर हम देखें तो बाद में ये डिफरेंस सेटल हो जाते हैं. तो इन बिटवीन जो टाइमिंग होती है, यानी एक एसेट, एक को हम अभी एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टैक्स उसको कंसीडर नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब टैक्स कंसीडर कर रहा होगा तो अकाउंटिंग उसको कंसीडर नहीं कर रही होगी. तो ये क्या होगा, टाइमिंग डिफरेंस, यानी आपस में ये इन टोटल इक्वल होंगे ओवरऑल एक टाइम स्पैन में, लेकिन क्या है करंट पीरियड्स में क्या होंगे, इनके डिफरेंस पाए जाएंगे. तो ये बेसिकली डिफरेंस क्यों पाए जाते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, इनको एडजस्ट करना है. अब इन टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो टेम्परेरी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी डिफरेंसेस, तो इनसे दो चीजें फर्दर हमारे सामने आती हैं. एक को कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक को कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट. डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है. अब उसकी वजह यह है कि जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये बनती है फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स की वजह से, यानी ऐसी अमाउंट्स जो फ्यूचर में टैक्सेबल होंगी. फ्यूचर में देखो टैक्सेबल होंगी तो फ्यूचर में हमें टैक्स देना भी पड़ेगा जब अमाउंट टैक्सेबल होगी, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स. ठीक है, यानी ये जो टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ. टेम्परेरी डिफरेंसेस जैसे कि मैंने कहा है कि दो तरह के हैं, दो क्रिएट करते हैं दो तरह की चीजें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट. अब ये जो टेम्परेरी डिफरेंस है ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली इनको हम कैलकुलेट क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं अमाउंट्स ही होती है ये. तो कुछ अमाउंट्स फ्यूचर टैक्सेबल होती हैं और कुछ अमाउंट्स फ्यूचर में डिडक्टिबल होती हैं. जो डिफरेंसेस हैं, फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट्स, फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट्स. ठीक है, अब फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स का मतलब क्या है कि फ्यूचर में उनके ऊपर टैक्स लगेगा. अब फ्यूचर में टैक्स लगेगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डेफर्ड मीन लेटर ऑन, हमें यानी लेटर ऑन इन अमाउंट्स के ऊपर हमें टैक्स देना है. ठीक है, फ्यूचर डिडक्टिबल का मतलब क्या है कि फ्यूचर में इनके ऊपर टैक्स नहीं देना, तो वो क्या क्रिएट करेंगे,
डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। और अल्टीमेट इनका इम्पैक्ट क्या होता है जब हम ये बात करते हैं कि फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स, यानी फ्यूचर में हमारी टैक्सेबल इनकम जो होगी वो बढ़ जाएगी, टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी इन फ्यूचर, और इधर ये टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन फ्यूचर। तो टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स का जो इंटेंसिटी होगी वो कम हमें पे करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक। अब हम क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ आते हैं। तो जस्ट मैं बॉर्डर लाइन लगा लूँ यहाँ पे। okay. तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम फॉर 2014। अच्छा, यहाँ पे आप जरा देखें कि नॉर्मली हम इसका जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं कि ईयर है हमारे पास 2014। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम, और इसका जो दूसरा नाम है वो भी मैं मेंशन कर दूं, अर्निंग्स बिफोर टैक्स या इनकम बिफोर इनकम टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, या इसको हम कह देते हैं इनकम बिफोर इनकम टैक्स, इनकम बिफोर इनकम टैक्स। ये तो ये कोई भी नाम से इसे हम पुकार सकते हैं, इनकम बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये एक ही नाम, ओके। अब ये जनरली इस क्वेश्चन में हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो जनरली ये जो है ना नॉर्मली हमें क्वेश्चन में दी जाती है। अच्छा जी, अब इसके साथ डिफरेंसेस होते हैं, टेम्परेरी डिफरेंसेस, ओके। यानी ये कोई भी है, एक है, दो है, चार है, जो भी है। और फिर होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। जरा मेरी बात को अपने गौर से सुनना है, ठीक है। और फिर हमारा जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, यानी इसमें ये टेम्परेरी और परमानेंट डिफरेंसेस को एडजस्ट करके हमारा जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, राइट। अब ये आपके सामने एक फॉर्मेट है, ओके। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हम जो परमानेंट डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस करना है। यहाँ पर देखें इंफॉर्मेशन 6 में देयर आर नो परमानेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर ये जो वैल्यू है ये 0 है, यानी है ही कोई नहीं। एक तो हमें ये पता चल गया। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें इंफॉर्मेशन 3 पे जो टैक्सेबल इनकम है वो हमें गिवन है 105,000, 105,000, ठीक हो गया, ये गिवन है। उसके बाद टेम्परेरी डिफरेंसेस, टेम्परेरी डिफरेंसेस जो है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं है, या किस तरीके से। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जनवरी 1 2014 को 60,000, और डेफर्ड टैक्स एसेट है जनवरी 1 2014 को 20,000। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस एट दिसंबर 31, वो है जी हमारे पास 230,000। कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस जो है जो कि एक चीज़ और कि ये ऐसे टेम्परेरी डिफरेंसेस जो फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट्स, और ऐसे टेम्परेरी डिफरेंसेस जो फ्यूचर में डिडक्टिबल अमाउंट्स। तो ये देखो मैं इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। जो टैक्सेबल अमाउंट्स होती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और फ्यूचर में जो डिडक्टिबल अमाउंट्स होती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये भी हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा है, ठीक है।
अच्छा जी, अब हमें ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस। ठीक है, कमुलेटिव का मतलब ये होता है, ये अगर मैं टाइमलाइन थोड़ा सा बना लूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, यानी कुछ ये ईयर फॉर एग्जांपल 2 है और इससे पहले ईयर 1 गुजरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंसेस जो यहाँ ईयर 1 में भी थे, ठीक है, तो ये ईयर 2 में क्या हुए, ब्रॉड फॉरवर्ड हुए स्टार्ट में, और ये एंड पे टोटल हो गया। यानी अभी हम जो ये बात करते हैं कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस, चाहे 0.4 को ले लें या 5 को, ये कब है देखो, दिसंबर 31 2014 को, यानी इस डेट पे। ठीक है, अब इस डेट पे जो जो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ये ओपनिंग वाले भी हैं प्लस जो करंट ईयर के हैं, और जो करंट ईयर के हैं वो भी यहाँ पे प्लस करंट ईयर। ठीक है, यानी ये टोटल डिफरेंसेस इस पॉइंट पे ये वाले हैं। ठीक है, ये टोटल डिफरेंस। अब देखो, अगर हमें ओपनिंग डिफरेंस मिल जाए और क्लोजिंग तो अब हमारे पास है पड़े जो यहाँ पे बताए गए हैं कमुलेटिव, हमें चाहिए करंट ईयर का डिफरेंस कि ये कितना था, यानी ओपनिंग से जब हम क्लोजिंग की तरफ गए तो कितना इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उन डिफरेंसेस में। हमें यानी अभी क्या चीज चाहिए, एक तो ओपनिंग डिफरेंसेस चाहिए, ओपनिंग के टाइम में इस साल के शुरू में हमारे पास कमुलेटिव डिफरेंसेस क्या थे, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें गिवन है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, करंट ईयर का डिफरेंस है। ये करंट ईयर में वो डिफरेंस कितने हैं, क्योंकि ये देखो जो 2014 की हमारे पास ये टैक्सेशन की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ईयर 2014 के डिफरेंसेस लिखे, यानी टेम्परेरी डिफरेंसेस किसके लिखने हैं हमें, ओनली फॉर करंट टाइम पीरियड ईयर 2014 में वो डिफरेंसेस क्या थे और कितने थे। तो इसके लिए जनरली इस क्वेश्चन से हट के हमें वो डिफरेंसेस बताए जाते हैं कि वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। लेकिन इस क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा सा एक एग्जामिनेबल क्वेश्चन है, तो इसमें उन्होंने हमसे ये कैलकुलेट करवाना है कि वो डिफरेंसेस कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा कि किस तरीके से जो है हमारे पास ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं या वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हम अभी देख लेते हैं। ये इसके लिए हम वर्किंग करते हैं यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं वर्किंग 1 का। ठीक है, अच्छा आप ज़रा यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ वर्किंग के लिए। कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंस, अब वो डिफरेंस कोई भी है, नाम इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्यूचर टैक्सेबल और डिडक्टिबल, जो डिडक्टिबल है मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है, अमाउंट्स। उसके बाद टैक्स रेट, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफर्ड टैक्स, वो एसेट भी हो सकता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है चीज़ों को। देखो कि अगर हमारे पास यहाँ सपोज मैं एज्यूम्ड फिगर लिख रहा हूँ, डिफरेंस 1 है, नाम मुझे नहीं पता, और वो फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल मैं 100 लिख लेता हूँ। ठीक है, और टैक्स रेट फॉर एग्जांपल मैं 40% लिख लेता हूँ। तो अब फ्यूचर की जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो क्या क्रिएट करती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं इसका 40% ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड कर रहा हूँ, इसको 100 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 200, तो इसलिए कि अमाउंट्स थोड़ा सा एक जैसा ना हो जाए फिगर्स जो है। ठीक है, जस्ट फॉर दिस, ये है जी मेरे पास 200, जब मैं इसका 40% लूँगा तो मेरे पास अमाउंट जो होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, ये जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए ये मैं एज्यूम फिगर ले रहा हूँ, ये 80 आ गया।
ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा गौर करें, यानी हमारे पास अगर डिफरेंस का नाम दिया गया हो, फ्यूचर की टैक्सेबल या डिडक्टिबल जो भी है अमाउंट दी गई हो, टैक्स रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये टैक्स रेट से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं कि ये जो है मेरे पास अमाउंट फ्यूचर की मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये एटी भी गिवन है, यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी गिवन है, और ये परसेंटेज भी गिवन है। मुझे ये चीज़ चाहिए, फ्यूचर में जो टैक्सेबल हो या फ्यूचर में डिडक्टिबल अमाउंट हो, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो 80%, ये $80 है अमाउंट है, और ये 40% है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना है आपने। ये जो $80 अमाउंट है, दिस इज 40%। मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि दिस 80 इज बेसिकली 40%। मुझे चाहिए 100%, यानी ये अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अगर कैलकुलेटर हो तो फौरन से सॉल्व हो जाएगा। 200, तो मेरे पास ये फ्यूचर की टैक्सेबल या डिडक्टिबल जो भी अमाउंट होगी वो सामने आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है इस पूरा प्रोसेस को समझने में? तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यानी डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा था, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये अमाउंट मेरे पास आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें इस प्रोसेस को समझने में। सर ये क्लियर है सर। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे अमाउंट्स लिखता हूँ जो मुझे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, आप ये जरा देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनवरी 1, 2014, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिस इज 60,000। आप जरा ये देखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज 60,000, ये अभी हमें गिवन है जनवरी 1 को। ठीक है, और टैक्स रेट जो है, ये देख लें इंफॉर्मेशन 6 में, 40% फॉर ऑल द ईयर्स। ये है हमारे पास टैक्स रेट 40%। ठीक है, अब जैसे हमने अभी प्रोसेस किया था, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 100% पे ले आएंगे। सेकेंडली, फिर दूसरा जो हमारे पास है, डेफर्ड टैक्स एसेट एट जनवरी 1, 2014 इज 20,000, यानी ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है ये है 20,000, और नॉर्मली हम इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि डिडक्टिबल अमाउंट्स हमारे पास है। और ये भी रेट कितना है, 40% है। ठीक है, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर की जो हमारे पास डिडक्टिबल अमाउंट है वो कितना होगी। ठीक है, दोनों को अब अगर हम देख लें कि 60,000 को डिवाइड कर लें 40% और मल्टीप्लाई 100, तो ये देखिए हमारे पास क्या अमाउंट्स आ जाते हैं। कर लेते हैं इनको, 60,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 1,50,000, यानी ये हमारे पास अमाउंट है 1,50,000। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। और दूसरा है हमारे पास 20,000, इसको भी अगेन 100% में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ये अमाउंट हमारे पास बन जाती है 50,000। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये हो गया हमारे पास 50,000। ठीक है, अब ये क्या है, देखो अमाउंट नाम मुझे नहीं पता, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस, यानी ये सारा कुछ जो डाटा है, अब मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर रहा हूँ, कब का है, जनवरी 1, 2014, यानी अब मेरे पास क्या आ गए, कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस ए बी जो भी थे उनकी
फ्यूचर की टैक्सेबल अमाउंट्स और फ्यूचर की डिडक्टिबल अमाउंट्स मेरे सामने आ गई। ठीक है, ये सॉरी मैं इधर ब्रैकेट डाल दूं क्योंकि डिडक्टिबल के साथ ये ब्रैकेट्स डालते हैं। ओके, अब देखो मेरे पास कम्युलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस जो है वो जनवरी 1 की वैल्यूज आ गई, और जो हमारे पास कम्युलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं ईयर एंड पे यानी दिसंबर 31, 2014, उसको ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है 2,30,000 एंड 95,000। तो ये अब देखें फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कहेंगे वर्किंग टू। ठीक है, करंट ईयर्स डिफरेंसेस, करंट ईयर टेम्परेरी डिफरेंसेस। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि दो हमारे पास अमाउंट्स मौजूद हैं, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स और फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी बैलेंस एट December 31, 2014 and balance at January 1, 2014। अब जो फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट्स हैं उनका बैलेंस December 31 को क्या है हमारे पास, ये देखें .4 के अंदर लिखा हुआ है 2,30,000 और वो है 95,000। ये टैक्सेबल अमाउंट का जो बैलेंस है वो है 2,30,000। ठीक हो गया, और इसी चीज का बैलेंस अगर हम देखें इस वर्किंग वन में, January 1 को बैलेंस क्या है 1,50,000। तो ये हम चेंज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये चेंज क्या है, ये है बेसिकली करंट पीरियड का डिफरेंस। ठीक है, तो ये अगर डिफरेंस ले तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80,000। और अब फ्यूचर डिडक्टिबल में आते हैं, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 95,000 नेगेटिव में, और जो इसका क्रांति January 1 में है वो अगर आप देखें तो वो है 50,000। राइट, अब अगर आप यहाँ पे चेंज देखें करंट पीरियड की क्या है, 50 था पहले और अब कितना है 95, मीन्स 45,000 का डिफरेंस जो है फर्दर बढ़ गया है, जिसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स नहीं लगेगा, फ्यूचर में टैक्स नहीं लगेगा। अब ये देखें अभी अगेन मैं इसको नाम मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है लेकिन अभी टैक्सेबल है। करंट पीरियड में टैक्सेबल है, फ्यूचर में टैक्सेबल नहीं है। और ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में क्या है टैक्सेबल है, ये अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ, फ्यूचर में टैक्सेबल अमाउंट। तो ये देखो इन दोनों में डिफरेंस, ये नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर तो मींस करंट पीरियड में टैक्सेबल है, करंट पीरियड में टैक्सेबल। अब ये क्या है, फ्यूचर में टैक्सेबल है, करंट पीरियड में नॉट टैक्सेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको एज्यूम करके आपको एग्जांपल्स थोड़ा सा समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको ये टैक्सेबल की बात बता देता हूँ। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
मैं बस AC लिख रहा हूँ। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट है जिसकी डेप्रिसिएशन है सपोज 10,000 और टैक्स के रूल्स के मुताबिक इसकी डेप्रिसिएशन होना चाहिए अभी करंट पीरियड में। फॉर एग्जांपल वो कहता है 13,000। अब क्योंकि हम टैक्स के मैटर्स बना रहे हैं तो इनमें देखो डिफरेंस कितना पाया जाता है 3,000 का। और हमने ये बात की थी कि जो टेम्परेरी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, बाद में ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो 3,000 का डिफरेंस है अभी टेम्परेरी है, बाद में ये ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन टोटल एक जैसी ही होगी। अब इस 3,000 डिफरेंस जो है ये हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है। अब अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स अब हमें जो डेप्रिसिएशन अपने पास कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ये जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो 10,000 नहीं बल्कि 13,000 लिखना है। ठीक है, यानी इसका मतलब है हम अपनी डेप्रिसिएशन 10,000 की बजाय 13,000 काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 3,000 पे अभी टैक्स हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा, एक टाइम आ जाएगा जिसमें अकाउंटिंग वाले कह रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन जो है फॉर एग्जांपल 15,000 है और टैक्स वाले कह रहे होंगे जी नहीं 12,000 है। एक टाइम एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया। अब हमें तो टैक्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब ये देखो ये 3,000 का डिफरेंस फिर यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली उसको ऑफसेट कर रहा है जो पहले से डिफरेंसेस मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमने तो टैक्स को फॉलो करना है। ठीक है, टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस है, यानी अगर आप सिर्फ फिलहाल इसको देख लें तो हम क्या कर रहे हैं, 3,000 पे एक्स्ट्रा टैक्स अभी अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे। करंट पीरियड में टैक्स हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जब डालेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और उससे हमारा टैक्स रेट जब अप्लाई करेंगे तो टैक्स कम आएगा। लेकिन फ्यूचर में जब हम डेप्रिसिएशन कम डालेंगे, ये देखो हमने 12,000 डाल दी। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास टैक्सेबल इनकम ज्यादा आएगी क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन कम डाली हुई होगी। ठीक, तो जब डेप्रिसिएशन कम डालेंगे तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास, या दूसरे लफ्जों में समझ लें कि प्रॉफिट्स जो होंगे वो ज्यादा आएंगे तो टैक्स भी ज्यादा बनेगा। तो ये थोड़ा सा यानी एक कंसेप्ट है जो आपने देखना है। अभी मैं क्वेश्चन के सिनेरियो की तरफ आपको ले चलता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन से हट ना जाए। हमने कैलकुलेट किए सबसे पहले कमुलेटिव टेम्परेरी डिफरेंसेस जनवरी 1 को कितने हैं और दिसंबर 31 के हमें गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इन दोनों के जब हमने डिफरेंसेस देखे तो चेंज देखी कि करंट पीरियड की, जब हमारे पास चेंजेस फाइंड आउट हो गई तो फिर हमने ये देखा कि इन चेंजेस का साथ हमने करना क्या है। अब जो फ्यूचर में टैक्सेबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट पीरियड में टैक्सेबल नहीं है। और जो हमारे पास फ्यूचर में डिडक्टिबल है तो इसका मतलब है करंट पीरियड में वो क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, ये दो जो अहम बातें हैं। अब जो 80,000 है ये क्या होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल है लेकिन करंट पीरियड में टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आप देखें इसको हम कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे मैंने ये फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट लिख ली। अदरवाइज जो हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं जो उनके नाम दिए जाते हैं हम वो नाम लिखते हैं। फ्यूचर में टैक्सेबल है, अभी टैक्सेबल नहीं है, तो ये अमाउंट कितना है, 80,000 है। तो मैं इसको अपने प्रॉफिट्स में से क्या करता हूँ, नॉर्मली माइनस करता हूँ ये जो मेरे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अमाउंट फ्यूचर में टैक्सेबल है, अभी तो नहीं है। फिर फ्यूचर में डिडक्टिबल अमाउंट, यानी फ्यूचर में डिडक्टिबल होगी लेकिन अभी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट मेरे पास है 45,000, ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसका मतलब है अभी क्योंकि इसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस करूँगा। ठीक है, अपनी टैक्सेबल इनकम को बढ़ाऊंगा। ठीक है, प्लस करने का मतलब है कि मैं अपनी आज की जो करंट पीरियड की टैक्सेबल इनकम है उसको बढ़ा रहा हूँ और फ्यूचर में फिर ये टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमें क्योंकि ये वाली अमाउंट चाहिए तो हम रिवर्स मेथड को फॉलो करते हुए कि जो प्लस हो रहा है उसे माइनस करें, जो माइनस हो रहा है प्लस करें, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1,05,000
इसमें 45,000 पहले प्लस हो रहा है, अगर हम फॉरवर्ड वे में देखें। रिवर्स वे में देखते हैं तो अब इसे हम क्या कर देंगे, -45,000, और जो 80,000 माइनस का हुआ है वहाँ पे उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास जो प्री टैक्स इन अर्निंग बिफोर टैक्स है वो उसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 140,000। So this is the requirement one, pre-tax financial income and all about its concepts. ओके जी, हम बात कर रहे थे रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम फॉर 2014। तो जैसा कि आपने देखा, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव इसको हमने देखा कंसेप्ट को कि किस तरीके से हमने ये प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसके हमने सारे पहलू देखे, सारे बेसिक कंसेप्ट देखे सराउंडिंग्स में कि किस किस तरीके से ये अकाउंट फॉर होती है बात। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इन डिटेल बात थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिंपल प्रोसेस फ्लो है, जैसे हम रूटीन में काम करते हैं। रिक्वायरमेंट बी देखिए आप, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इनकम टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड इनकम टैक्सेस, इनकम टैक्स पेएबल फॉर 2014। ठीक है, तो एंट्री हमने बनाना है बेसिकली। तो एंट्री बनाने के लिए हमें फिर थोड़ा सा उसको वर्कआउट पहले करना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ जी रिक्वायरमेंट बी। ठीक है, एंट्री हमने बनानी है फॉर 2014। तो इस एंट्री के लिए हमें यहाँ पे इसकी वर्किंग में लिख लेता हूँ, वर्किंग 3। अब ये एंट्री हम कब बना रहे हैं, एट December 31st 2014, जब हमने इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये है जी एट एंड ऑफ ईयर 2014, यानी December 31st को वही सिंपल टेबल बनाएंगे, cumulative temporary differences, future taxable और deductible amounts। ये अब सिंपल प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिडक्टिबल अमाउंट्स, टैक्स रेट, उसके बाद डेफर्ड टैक्सेस, एसेट और लायबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब डिफरेंसेस के नाम नहीं है 1 एंड 2, बट फ्यूचर में टैक्सेबल और फ्यूचर में डिडक्टिबल जो अमाउंट्स हैं ये हमें पता है। अगेन कीप इन माइंड वर्ड कमुलेटिव और डेट एंड ऑफ द ईयर 2014, cumulative and end of the year 2014। तो अब ये रिक्वायरमेंट सॉरी इंफॉर्मेशन 4 and 5 देखें। cumulative temporary difference at December 31st 2014 given rise to future taxable amounts 2,30,000, and then future deductible amounts की जो differences हैं 95,000। तो देखें यहाँ पे फ्यूचर के जो टैक्सेबल अमाउंट्स हैं वो हैं 2,30,000। Taxable amounts at the rate of 40% create deferred tax liability, and future deductible amounts cumulative differences and this rate will be applicable, और ये हमें क्रिएट करके देंगे deferred tax asset। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2,30,000 इंटू 40%, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 92,000। और जो हमारे पास डिडक्टिबल अमाउंट्स हैं 95,000 इंटू 40%, 38,000। तो ये है हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। एसेट को हमने नेगेटिव में लिखा क्योंकि ये डिडक्टिबल अमाउंट्स के रिलेटेड है इस वजह से, और लायबिलिटी को पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे थोड़ा सा वर्कआउट करके जो हमारे आंसर थे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
एट ईयर एंड, या ईयर एंड की बजाय आप लिख लें December 31st. Deferred tax liability at December 31st. आप देख रहे हैं आपके पास कितना है 92,000. तो deferred tax liability at January 1st कितना थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इंफॉर्मेशन नॉर्मली वन में 60,000 और एसेट की है 20,000. ओके 60,000, यानी डेफर टैक्स लायबिलिटी जो है साल के शुरू में 60,000 थी और अब क्या है 92,000. तो मींस इंक्रीज इन डेफर टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन डेफर टैक्स लायबिलिटी 32,000. तो सिंगल अंडरलाइन करते हैं, दैट्स इट. अच्छा जी, उसके बाद फिर आप यहाँ लिखें थोड़ा सा गैप देके डेफर टैक्स एसेट एट December 31st and deferred tax asset at January 1st. यानी एक साल के एंड पे और दूसरे साल के शुरू में. एंड वाला जो है हमारे पास वो है 38,000 और जो साल के शुरू में था वो है 20,000. तो इसमें भी देखें इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट. शुरू में जो था 20,000 और साल के एंड पे 38,000, मीन्स 18,000 इसमें क्या हुआ इंक्रीज हुआ. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं करंट टैक्स. डेफर्ड टैक्स की बात होगी, डेफर्ड टैक्स मीन जो लेटर अर्न टैक्स कंसिडरेशंस होनी है. अब हम लिखते हैं यहाँ पे करंट टैक्स. ये करंट टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स पेएबल जो हमारा होता है वही कहलाता है इनकम टैक्स पेएबल. ठीक है. तो ये हम क्वेश्चन में देखते हैं, अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज हमें ये कैलकुलेट करना होता है. क्वेश्चन में ये हमें गिवन नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल इनकम गिवन है करंट ईयर की. अच्छा जी, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर हमें ये हम क्वेश्चन के एंड पे वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में भी करना हो तो हम इसे कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है. इसका फार्मूला ये होता है, जो आपके पास टैक्सेबल इनकम है उसको मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट से. तो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आपको दे दी गई है 1,05,000 और टैक्स रेट है 40%. ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको समझ आ जाए बात, होपफुली क्लियर हो गया होगा. अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशन जो करंट टैक्स की हम कर रहे हैं हमने पहले से ये कर लेना होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. हमें नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट करंट टैक्स और इनकम टैक्स पेएबल, तो हम शुरू में ही कर लेते हैं. अब इसमें क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया था तो हमने जैसे रिक्वायर्ड हुआ ये तो हमने वैसे इसको सॉल्व किया. तो 1,05,000 इंटू 40%, दिस इज 42,000. ठीक है जी. अब हम इसको नेट ऑफ करेंगे सबको, तो हमारा जो आंसर होगा वो कहलाएगा इनकम टैक्स एक्सपेंस. अब उसको हम कैसे नेट ऑफ करेंगे ये आपने अभी देखना है. ये जो हमने चेंजेस फाइंड किए, ये तीन चीजें, सिर्फ इन तीन चीजों को आपने कंसीडर करना है. ठीक है. जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको प्लस कर दें, जो नेगेटिव आंसर है उसको माइनस कर दें. यानी 42,000 प्लस 32,000 एंड माइनस 18,000. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 56,000. ठीक है. तो इस तरीके से जो है ये हम जो है कैलकुलेशंस करते हैं. और ये सारा काम जैसे हमने कैलकुलेशन में किया है इसको हम लेजर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपके लिए मजीद कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा. तो इसलिए ये कैलकुलेशन जरा इजी है, तो इसी में आप इसको सॉल्व करें. 56,000 इनकम टैक्स एक्सपेंस. ठीक है. तो ये ध्यान में रहे, ये इंक्रीज है और ये इंक्रीज है. अगर यहाँ पे इंक्रीज की बजाय डिक्रीज लिखा होता किसी में भी, ठीक है,
तो उसके जो इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे हम उलट कर देते हैं, यानी जैसे कि हमने 42,000 में 32,000 प्लस किया है, उसकी वजह इंक्रीज होना है। अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता तो हम 42,000 में ये चीज माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो हम उसमें इसको देख लेंगे। अब हमारे पास एंट्री बनाने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये देखें, एंट्री बना रहे हैं दिसंबर 31, 2014 को। इनकम टैक्स एक्सपेंस, जरा गौर से देखिए, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट में 56,000, ठीक है, ये डॉलर्स। उसके बाद अगर आप देखें, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट, एसेट जब इंक्रीज हो तो ये डेबिट में होता है, तो यहाँ हम डेबिट में लिखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, ये भी डेबिट में आ जाएगा, दैट इज 18,000। उसके बाद अगर आप देखें, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट में होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दैट इज $32,000। और उसके बाद इनकम टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल जिसे हम करंट टैक्स भी कहते हैं, ये आपके सामने ये कैलकुलेट हुआ हुआ है, दैट इज 42,000। ये हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। और अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे भी कितना अमाउंट है और यहाँ पे भी कितना अमाउंट है। ये भी हमारे पास 74,000 है और इसको टोटल करें तो ये भी 74,000 है। ये आपने करना नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल होना चाहिए, ये ना हो कि आपसे गलती हो जाए। ठीक है जी, क्लियर। तो ये है जी हमारे पास इसकी कंप्रीहेंसिव फर्दर डिटेल्स कि हम किस तरीके से इसको एंट्री को अकाउंट फॉर करते हैं। रिक्वायरमेंट बी जो है ये अब हमारे पास सॉल्व होगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट सी, prepare the income tax expense section of the income statement beginning with the line income before income tax। ओके, तो ये आप देखें जी, इनकम टैक्स एक्सपेंस सेक्शन ईयर 2014, इनकम बिफोर इनकम टैक्स, जिसको हम प्री टैक्स फाइनेंशियल इनकम भी कहते हैं। तो ये हमने रिक्वायरमेंट 1 यानी ए में कैलकुलेट की थी 1,40,000। अब इसमें से हमने माइनस करने हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस ताकि नेट इनकम पे हम पहुंच जाए। इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो इसमें दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, एक करंट टैक्स एक्सपेंस है और दूसरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। और डेफर्ड टैक्स में फिर एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और एक डेफर्ड टैक्स एसेट है। ओके, अगर हम करंट टैक्स में देखें तो ये हमारे पास गिवन था 42,000 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो करंट ईयर के हवाले से हम देख रहे थे वो थी 32,000 और जो ये था हमारे पास वो है 18,000, ये नेगेटिव था। ठीक है, अब इसको आप सेट ऑफ करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 14,000 पॉजिटिव। अब आप एक्सपेंस को टोटल करें, अगेन ये क्या बन जाएगा आपके पास 56,000। माइनस करेंगे इनकम बिफोर इनकम टैक्स से तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट इनकम आफ्टर टैक्स। नेट इनकम आफ्टर टैक्स 140,000 माइनस 56,000, ये बन गया जी हमारे पास 84,000। इन दिस वे हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें जस्ट हमने ये इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से इनकम टैक्स एक्सपेंस को क्या करना था, माइनस करना था ताकि हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाए। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट सी जो है वो कंप्लीट हो गई। रिक्वायरमेंट डी, compute the effective tax rate for 2014।
effective tax rate for 2014। तो उसमें जो आपके पास इनकम टैक्स एक्सपेंस बना है उसको आप डिवाइड कर दें अपने पास जो आपके पास है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। लाइक दिस, ये देखिए, ये हम यहाँ लिख लेते हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय इनकम बिफोर इनकम टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि हमारे पास रेट आ जाए। अब अगर एक्सपेंस देखें तो आपका 56,000 और इनकम बिफोर इनकम टैक्स 1,40,000 और टैक्स परसेंटेज 100 के लिए 100 लिख लिया ताकि परसेंटेज काउंट हो जाए। 56,000 divided by 1,40,000 into 100, it becomes 40%। ठीक है, तो अगेन ये हमारे पास जो अगर आप देखें कि ये रेट टैक्स रेट 40% था, तो जो हमें कैलकुलेशन में लिया हुआ था, और इफेक्टिव टैक्स रेट भी हमारे पास क्या है 40% है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सेम रेट है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है हमारे पास। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का आपका लेक्चर, और इसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी आपके अर्लियर एग्जाम्स में ये एग्जामिन किया गया भी हो, तो आपने वो भी ज़रा देख लेना है। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।